चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। तो सवाल कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को निकालने के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ पर 20 ऑसिलेशंस परफॉर्म किए गए हैं और एक वॉच से नोटिस किया गया है कि उसमें लीस्ट काउंट हमारा 1 सेकेंड का है। फिर आगे बोला जा रहा है कि द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का जो मीन टाइम पीरियड है वो हमें 30 सेकेंड का मिलता है। ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55.0 सेकेंड। तो यहाँ पर जो पेंडुलम है, राइट, उसकी जो लेंथ है उसको एक मीटर स्केल के थ्रू मेजर किया गया, जिसका लीस्ट काउंट हमारा 1 मिलीमीटर है और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारी 55 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू। तो यहाँ पर जी की जो हमारी वैल्यू है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो करीबन कितनी उसमें परसेंटेज एरर है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर ए सिंपल पेंडुलम वी नो इट्स टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ l बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है। तो यहाँ पर पूरे का हमारा स्क्वायर करिएगा और फिर हम लोग यहाँ से g की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो यानी कि g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में t स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हमें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज एरर बतानी है। तो यहाँ पर देखिएगा जी जो है बेसिकली लेंथ और टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से दैट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन जी, दैट इज डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू 100 विल बी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन एल, दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन टाइम टी। सो इट इज 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन में टी और परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारी लेंथ में जो एरर है, बेसिकली जो हमारी लिस्ट काउंट है उसी को हमारी एरर कंसिडर करी जा रही है यहाँ पर। तो लेंथ में हमारा लिस्ट काउंट कितना है, इट इज़ ऑफ 1 मिलीमीटर, राइट। और लेंथ कितनी मिली है, 55 सेंटीमीटर। तो एक काम करिएगा, इस 1 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 1 मिलीमीटर यानी कि ये हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये हमारी 55 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दी गई है। फिर यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा टी यानी कि लिस्ट काउंट इन टाइम पीरियड कितना है हमारा 1 सेकेंड का, और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना आ रहा है 30 सेकेंड ये दिया गया है। सो इट इज़ डिवाइडेड विथ 30 इंटू 100, ये इस प्रकार हो गया। ठीक है, इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये 100 को अंदर में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। तो पहला वाला ये आ जाएगा हमारे पास में 10 अपॉन में 55 और दूसरा टर्म हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, ये 200 डिवाइडेड बाई 30। तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यानी कि ये आ जाएगा 20/3 और ये हमारा टर्म बन जाएगा 0.2 और 20/3 यानी कि ये हो जाएगा 6.6, राइट। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन जी आ जाएगी विच विल बी 6.8%। तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है हमारा कि इन दी डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब the mass and age length are measured as 10 plus minus 0.10 kg and 0.10 plus minus 0.01 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो बोला गया कि एक क्यूब की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए उसका मास और क्यूब की एज लेंथ को मेज़र करी गई, जिसमें मास हमारा इस प्रकार है 10 किलोग्राम का, जिसमें एरर है 0.10 किलोग्राम की, और लेंथ जो है क्यूब की हर एक साइड की जो लेंथ है वो 0.10 है विथ एरर लिमिट ऑफ 0.01 मीटर। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज,
तो डेंसिटी को मेजर करते वक्त इसमें एरर कितनी आ सकती है ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी हमारी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, और क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा हर एक साइड का क्यूब कर दीजिएगा। दैट इज, अगर एक साइड क्यूब की ए है तो टोटल इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। सो इट विल बी टोटल मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब, दैट इज क्यूब ऑफ ईच लेंथ ऑफ द क्यूब, राइट। तो यहाँ पर अब देखिएगा, अब हमें यहाँ पर इसकी फ्रैक्शनल एरर देख लें, जिससे हम लोग राइट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो एरर रहेगी डेंसिटी में, दैट इज डेल्टा रो अपॉन में रो इज इक्वल टू मास में हमारी जो एरर है फ्रैक्शनल एरर विच इज डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस 3 टाइम्स एरर इन ए दैट इज लेंथ, सो इट इज 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन में ए। अब यहाँ पर देखिएगा मास के रिगार्डिंग हमें क्या बोला गया है, इसमें एरर हमारी 0.1 की है और मास टोटल कितना है 10 kg प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन ए जो कि है 0.01, राइट, दैट इज 0.01 डिवाइडेड विथ ए जो कि है 0.1, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 इस प्रकार से, प्लस राइट तो ये वाला टर्म हमारा बन जाएगा 0.3, दोनों को ऐड करिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.31, यानी कि हमारी जो एरर है डेंसिटी में फ्रैक्शनल एरर इट इज़ 0.31 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ 0.31 kg पर मीटर क्यूब, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हमें दिया गया है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का जो एरिया है वो 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो ऐसे 7 एरियाज को, अगर 7 एरियाज का हमें एरिया निकालना हो तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इसका जवाब देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर का जो हमारा एरिया है वो 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 7 एरियाज का इसी प्रकार से इसको 7 टाइम्स ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में टोटल एरिया ऑफ दीज 7 स्क्वायर्स आ जाएगा, राइट। सो हियर वी कैन से कि एरिया ऑफ 7 स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, देखिएगा 5.29 प्लस 5.29, इस तरह से 7 टाइम्स आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा। अगर इसको 7 बार ऐड करेंगे या फिर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडिशन प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें डेसिमल के बाद तक, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो देखिएगा डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसीलिए हमने इसको डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस किया है, राइट। तो इसी को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हमें यहाँ मिल रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल में दिया गया है कि द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गॉज आर 0.5 मिलीमीटर एंड 100 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पर पिच और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल एक स्क्रू गॉज में दी गई है। पिच यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिविजन्स सर्कुलर स्केल में हमारी 100 बताई गई है। फिर कहा गया है कि व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुल्ली टाइटन्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो द मीन लाइन। तो यानी कि जब हमारा स्क्रू गॉज को, ठीक है ना, एकदम से हम लोग टाइट कर देते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ताकि ये देख सकें उसमें जीरो एरर कितनी है। तो ये देखा गया कि वहां पर हमको 3 डिविजन्स देखने को मिली बिलो द मीन लाइन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्क्रू गॉज में हमारी जो जीरो एरर है
वो एक नेगेटिव जीरो एरर है, राइट। फिर देखते हैं क्या दिया गया है कि द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट आर 5.5 मिलीमीटर एंड 48 रिस्पेक्टिवली। तो जब हम लोग एक शीट की, ठीक है ना, विड्थ बोल लीजिएगा, ठीक है ना, उसको अगर मेजर करते हैं इसी स्क्रू गॉज से, तो ये देखा गया कि स्क्रू गॉज में हमारी मेन स्केल की रीडिंग 5.5 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वहाँ पर 48 डिवीजन उसमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो हमें बोला गया है कि इस शीट की थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो देखिएगा हमें यहाँ पर अल्टीमेटली इसकी ट्रू रीडिंग देनी है। ट्रू रीडिंग यानी कि जो भी हमारा स्क्रू गोज की रीडिंग हमें मिलेगी उसको हमें जीरो एरर से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन रीडिंग बताने के लिए हमें लिस्ट काउंट भी चाहिए कि स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट यानी कि मिनिमम से मिनिमम, ठीक है ना, कितनी रीडिंग को वो मेजर कर सकता है, बारीक से बारीक रीडिंग उसकी कितनी वो मेजर कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि लिस्ट काउंट के लिए लिस्ट काउंट कितना होता है, वन पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो वी कैन से इट इज पिच डिवाइडेड विथ नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और पिच यहां पर कितना बताया गया है, राइट, दिस इज 0.5 मिलीमीटर। सो दिस इज 0.5 डिवाइडेड विथ 100 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, राइट। तो इससे हमें हमारा स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट मिल जाएगा जो कि आ जाएगा, राइट, 5 × 10⁻³ मिलीमीटर, इस प्रकार से। अब हमें अल्टीमेटली हमारी जो शीट है उसकी थिकनेस बतानी है। ऑब्वियसली इसकी जो सही रीडिंग है, ठीक है ना, या फिर इसका जो सही मेजरमेंट है उसी को हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देख लेंगे कि स्क्रू गॉज ने क्या रीडिंग दी। स्क्रू गॉज की रीडिंग कैसे ऑब्टेन करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये रीडिंग हमें स्क्रू गॉज से ऑब्जर्व करने पे मिलेगी। लेकिन क्या ये सही रीडिंग है, बिल्कुल नहीं। सही रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा, जो जीरो एरर है स्क्रू गॉज में उसको इस रीडिंग के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो वी कैन से इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद जीरो एरर। जीरो एरर हमेशा ही मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करी जाती है, राइट। मेन स्केल रीडिंग कितनी मिल रही है हमें, 5.5 मिलीमीटर। तो ठीक है, 5.5 मिलीमीटर लिख दीजिएगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है, 48 है। सो 48 इंटू लीस्ट काउंट कितनी आई हमारे पास में, 5 × 10⁻³ माइनस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर कितनी है, ठीक है ना, ये हमारे 3 सर्कुलर डिवीजन के करस्पॉन्डिंग है और जीरो एरर हमारी नेगेटिव है क्योंकि वो बिलो दी मीन लाइन पे जा रही है। तो यानी कि ये आ जाएगी -3 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है हमारे पास में 5 × 10⁻³ इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली तो देखिएगा ये हमारे पास में 48 + 3 यानी कि 51 × 5 × 10⁻³ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग हमारी 5.5। ये दोनों टर्म्स हमारे ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएंगे 51 × 5 × 10⁻³ ठीक है। तो ये 5.5 प्लस ये टर्म हमें मिल जाएगा एज 0.255 इस प्रकार से इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये फाइनली दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.755 मिलीमीटर, राइट। तो यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज 5.755 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं फिर हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड बाय एमीटर स्केल टू बी 12.6 ± 0.1 सेंटीमीटर एंड 34.2 ± 0.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक सिलेंडर की डायमीटर और हाइट मेजर करी गई, ठीक है ना, एमीटर स्केल से इसकी जो डायमीटर हमें मिली वो मिली 12.6 ± 0.1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी मिली 34.2 ± 0.1 सेंटीमीटर। तो आगे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है,
एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, राइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि डायमीटर हमारी यहाँ पर मेजर करी गई है, तो ये आ जाएगा पाई, डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो इट विल बी d/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इट इज पाई d² h अपॉन में 4। अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू ले लीजिएगा 3.14 इंटू डायमीटर यहाँ पर कितना है 12.6, राइट, 12.6, ये स्क्वायर करना है इसका, हाइट कितनी है 34.2, सो दिस इज 34.2 डिवाइडेड विथ ये 4, राइट। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, राइट, इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा एज 4262.23। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी इस वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दोनों में देखना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, दोनों में ही 3 है, तो हमें इस वैल्यू को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना होगा, यानी कि ये 1 2 3, ये 2 के बाद वाली 2 और 2 के बाद वाली वैल्यूज को ओमिट करना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पर इस 2 को ओमिट करना है, ठीक है, तो 3 तक ही हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिएगा ये 2 जो है हमारा 5 से छोटा है, तो सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं 4260, तो ये नहीं कि ये बन जाएगा हमारे पास में 4260, क्योंकि हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना है इसलिए, राइट। तो हमें वॉल्यूम तो मिल गया, लेकिन वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर कितनी है वो भी देखनी होगी। तो एरर कैसे बताएंगे, एरर बताएंगे हम लोग फ्रैक्शनल एरर के टर्म में, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम जो है डायमीटर और हाइट के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, डायमीटर की पावर 2 है, तो क्या करिएगा, दिस इज योर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन डायमीटर प्लस फ्रैक्शनल एरर इन हाइट। तो अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, सो इट इज 2 इंटू डेल्टा डी, यानी कि डायमीटर में जो एरर है या लीस्ट काउंट है कितना है 0.1 सेंटीमीटर का, तो दिस इज 0.1 डिवाइडेड विद डायमीटर कितना है 12.6 का। सेम इसी तरह से अब डेल्टा एच कितना है 0.1 डिवाइडेड विद हाइट कितनी है 34.2, राइट। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी एज 0.0158 प्लस ये आ जाएगा एज 0.0029, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0187 इस प्रकार से। तो हमें डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी निकालने के लिए इस वी को, दैट इज वॉल्यूम को, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और वॉल्यूम की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ठीक है। तो डेल्टा वी हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये 0.0187 मल्टीप्लाइड विथ दिस वॉल्यूम, ये यहाँ पर वॉल्यूम इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0187 इंटू, अब देखिएगा जो ट्रू वैल्यू है उसको लीजिएगा यहाँ पर, ये तो हमने इसका अप्रोक्सीमेट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस किया ना, तो वी क्या ले लेंगे हम लोग 4262.23 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 79.7, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 80 बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा वी। तो ये आ गया इसका यूनिट एज सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो वॉल्यूम है विद एरर लिमिट हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज वॉल्यूम प्लस माइनस डेल्टा वी, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है, तो ये आ जाएगा 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। स्क्रू गॉज, ठीक है, कि मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो हमारी 1 मिलीमीटर है। आगे बोला जा रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड
टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर इज। तो जो स्क्रू गॉज की सर्कुलर स्केल है उसमें मिनिमम कितने डिविजन्स होने चाहिए ताकि हम लोग कम से कम या छोटे से छोटी 5 माइक्रोमीटर की रीडिंग को भी मेजर कर सके। यानी कि ये एक प्रकार से हमें क्या दे दिया है, लीस्ट काउंट दे दिया गया है और हमें सर्कुलर स्केल में कितने हमारे डिविजन्स होने चाहिए वो हमसे पूछ लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच या फिर एक मेन स्केल डिवीजन divided with number of divisions on circular scale, right? So it is divided with number of divisions on circular scale, right? अब लीस्ट काउंट, ठीक है ना, हमें यहाँ पर दिया है जो कि है 5 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर -6 है, इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन हमारा कितना है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर हमारा बन जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स होने चाहिए, ये लेटर से हम लोग n ले लेते हैं और इस यही हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं n इज इक्वल टू, ये इसको इधर में डिवाइड कर दीजिएगा, n आ जाएगा हमारा। तो यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड विद 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 की पावर -6 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -6 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3, इसको ऊपर में हम लोग एज 1000 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड विद 5। तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि ये सीधा सीधा हमारा 200 आ जाएगा। तो इसीलिए ये ना लीस्ट काउंट ऑफ 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर की मेजर करने के लिए हमारे पास में सर्कुलर स्केल रीडिंग पे 200 डिविजन्स होने जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass। तो एक क्यूब की डेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, इसकी तीनों साइड की मेजरमेंट करी गई, ठीक है ना, और इसका मास भी मेजर किया गया, ठीक है। तो आगे बोला गया है कि इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%, देन द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज। तो मास और लेंथ को मेजर करने के दौरान पर इसमें मास में 1.5% की एरर मिल जाती है और लेंथ में 1% की एरर हमें मिलती है। तो हमें बताना है कि डेंसिटी को मेजर करते वक्त इसमें हमारी एरर कितने परसेंटेज की हमें मिल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी जैसे हमें पता है कि इट इज योर मास डिवाइडेड विथ वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, हर एक साइड का क्यूब, राइट, दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड को अगर ए बोलेंगे तो ये हमारा ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सो इट इज मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी बताना है, दैट इज डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। तो डेंसिटी जो है वो मास और ए की पावर 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसका परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगा, इट इज योर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन ए, राइट, इस तरीके से इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन मास हमें कितना दिया गया है 1.5%, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5% प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन ए कितना है 1%, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ 1% कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में एज 4.5% इस तरीके से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विच इज 4.5%, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन टी ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड। तो यहाँ पर, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सरफेस टेंशन वाटर का मेजर करने के लिए कैपिलरी के मेथड से, राइट। तो यहाँ पर हमें जो रीडिंग्स दी गई है वो बताई गई एज कि कैपिलरी ट्यूब की जो डायमीटर है वो आई 1.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। वाटर इसमें जो कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ इट इज ऑफ
1.45 इंटू 10⁻⁻² मीटर। जी की वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली गई एंड द सिंप्लीफाइड रिलेशन टी इज इक्वल टू RH/2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू। जी की वैल्यू हमें 9.80 ये दे दी गई है, यानी कि जी में कोई एरर नहीं है, ऐसा कहना इसका 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 मतलब है। और टी दैट इज सरफेस टेंशन का जो रिलेशन है RH और जी, ये हमें इस प्रकार से बताया गया है। तो अल्टीमेटली पूछा जा रहा है कि सरफेस टेंशन में हमारी कितनी परसेंटेज की एरर हमें मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमें सरफेस टेंशन का रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना, कि रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, हाइट राइज ऑफ द वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर ये रेडियस है हमारी कैपिलरी ट्यूब की, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ये क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू h इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये 2 हमारा नीचे इस 2 वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन आ जाएगी DHG/4 इंटू 10⁻³ इस प्रकार से। अब हमें अल्टीमेटली तो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन सरफेस टेंशन बताना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। सरफेस टेंशन हमारा DH के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, क्योंकि G4 10⁻³ तो हमारा कांस्टेंट है। सो वी कैन से कि सरफेस टेंशन में जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर होगी वो हो जाएगा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन D प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन H, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा डेल्टा डी, तो डेल्टा डी कैसे निकालेंगे, डी में जो हमारा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 का, तो ये इसको मेंशन कर दीजिएगा 0.01 डिवाइडेड विथ डी की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस लीस्ट काउंट इन हाइट कितनी है 0.01, तो ये 0.01 डिवाइडेड विथ 1.45 इंटू ये हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8 प्लस दूसरी आ जाएगी 0.7, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.5%। तो इसीलिए सरफेस टेंशन में हमारी 1.5% की हमें एरर मिल सकती है, जो कि हमें हमारा ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, राइट। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ए स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स, ठीक है। तो बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि 100 ऑसिलेशंस का यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा है, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से कुल मिला के 4 बार टाइम पीरियड की रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बोला गया है कि द डेटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 92 सेकेंड एंड 95 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड अल्टीमेटली इसने कैलकुलेट किया, जो 4 रीडिंग टाइम पीरियड की उसने कैलकुलेट करी मेजरमेंट के बाद में, वो हमें इस प्रकार से बताई गई है। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। अगर मेजर जिस क्लॉक का यूज किया करके, ठीक है ना, ये मेजरमेंट हो रहा है, उसमें अगर मिनिमम डिवीजन या फिर लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का है, तो हमें बताना है कि हमारे टाइम पीरियड की जो मीन वैल्यू है, ठीक है ना, विथ प्रॉपर एरर लिमिट क्या होगी, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें टाइम का मीन वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे, सभी टाइम पीरियड को ऐड करके नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ डिवाइड कर लीजिएगा। दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाई टोटल कितने आपके मेजरमेंट्स हो गए, 4 मेजरमेंट्स हो गए, इज इक्वल्स टू T1 हमारा कितना है 90 प्लस T2 कितना है 91 प्लस T3 तीसरा मेजरमेंट 92 सेकेंड का मिला और चौथा ऑब्जर्वेशन 95 सेकेंड्स का मिला, डिवाइडेड विथ 4 कर देंगे, इन चारों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 368 डिवाइडेड विथ 4। तो 368 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92 सेकेंड्स, यानी कि ये हमारी टाइम की मीन वैल्यू हमें मिल गई है। अब एरर लिमिट के साथ बताना है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में
मॉड ऑफ, ठीक है ना, मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट को ऐड कर लीजिएगा, दैट इज डेल्टा T1 मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T4 डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर मॉड डेल्टा T1 का मतलब ये है कि जो हमारी ये जो मीन वैल्यू है टाइम पीरियड की, अब हम लोग इसको ट्रू वैल्यू रीडिंग ले लेंगे। तो ये ट्रू रीडिंग जो है वो पहली मेजरमेंट के साथ में कितनी एरर बता रही है वो हमारी डेल्टा T1 होगी, लेकिन उसका भी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यानी कि एक प्रकार से हमें बताना है मॉड ऑफ T माइनस T1। इसी प्रकार से मॉड डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, दिस इज योर T माइनस T2 प्लस मॉड डेल्टा T3, दिस इज T माइनस T3 प्लस मॉड डेल्टा T4, दिस इज योर T माइनस T4 होल डिवाइडेड विथ 4। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा 92 और 90 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से 92 और 91 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। फिर 92 और 90 में डिफरेंस ऑब्वियसली 0 है, और 92 और 95 में डिफरेंस कितना है, 3 है, डिवाइडेड विथ 4। तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा 6 और डिनोमिनेटर 4 है ही है, यानी कि आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, राइट, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर, ठीक है ना, एरर लिमिट के साथ बताना है और लिस्ट काउंट इसका 1 सेकेंड है, यानी कि इसको हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर तक ही एक्सप्रेस करना है। तो हमें इसका राउंडिंग ऑफ करके अगर देखेंगे 1.5 यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 2 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 5 को ओमिट कर रहे हैं तो इसके पहला वाला जो डिजिट है वो भी हमारा ऑड है, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है विथ प्रॉपर एरर लिमिट ये हो जाएगा t प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू, मीन वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, ये इस प्रकार से। यानी कि हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए विच इज 92 प्लस माइनस ऑफ 2 सेकेंड, है ना। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। सवाल कह रहा है कि ए स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया और लिखा कि इट इज ऑफ 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, राइट। तो उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा इसको मेजर करने के लिए। पहला कह रहा है कि मीटर स्केल। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, मीटर स्केल जो हमारी नॉर्मल स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें हमारा जो मिनिमम डिवीजन है, लिस्ट काउंट है, वो हमारा 1 मिलीमीटर का होता है। 1 मिलीमीटर यानी कि ये हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये तो हमारा इसमें लिस्ट काउंट नहीं है। इसका कितना है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर स्केल तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है कि ए वर्नियर कैलिपर वेयर द 10 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिविजन्स इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसके 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, और हमारा जो मेन स्केल है, ठीक है ना, इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स है। ठीक है, तो यानी कि एक मेन स्केल रीडिंग या फिर एक मेन स्केल डिवीजन हमारा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो देखते हैं ये। तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी है या फिर लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर का। सो हियर वी कैन से कि अनसर्टेनिटी in the measurement is 0.01 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर ये कंडीशन जो बी दे रखी है उसको चेक करते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इट इज 9/10 ऑफ
1 मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो यहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। सो वी कैन से इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट। दिस इज माइनस 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास में 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड विथ 10। और हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 1/10 सेंटीमीटर का, डिवाइडेड विथ 10 करेंगे यानी कि ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इतनी ही अनसर्टेनिटी यहाँ पर मेजरमेंट में देखने को मिल रही है, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय I इज इक्वल टू ई की पावर 1000 वोल्ट पर टी माइनस 1 मिली एम्पियर, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट एंड द टेम्परेचर T इज इन केल्विन। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन दे रखी है किसके लिए है, ठीक है ना, करंट वोल्टेज रिलेशन एक डायोड के लिए। तो इसमें V हमारा वोल्टेज है और T यहाँ पर टेम्परेचर बोला गया है। करंट की यूनिट हमारी मिली एम्पियर में है, राइट। तो आगे कहा गया है कि इफ ए स्टूडेंट मेक्स एन एरर मेजरिंग प्लस माइनस ऑफ 0.01 वोल्ट while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be the error in the value of current in milliampere। तो बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर वोल्टेज में प्लस माइनस 0.01 वोल्ट का एरर कर सकता है और ठीक है करंट को मेजर करने में, ठीक है, 5 मिली एम्पियर का करंट वो मेजर कर रहा है 300 केल्विन के टेम्परेचर पर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर करंट के मेजरमेंट में कितना एरर आ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा जो हमारी करंट की रिलेशन हमें दी गई है वो क्या है कि करंट I इज इक्वल टू ई की पावर 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर माइनस 1। तो क्या करिएगा, सबसे पहले इस माइनस 1 को इधर ले लीजिएगा। तो ये रिलेशन हमारी बन जाएगी I प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड का लॉगरिथम कर दीजिएगा, राइट। नेचुरल लॉगरिथम दैट इज लॉग ई वाला। सो I प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ई, ठीक है ना, बेस ई, और ये है 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी पावर है वो हमारे लॉग के सामने आ जाएगी, तो बचेगा क्या, ये 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर इंटू लॉग ई टू द बेस ई, और लॉग ई बेस ई ये हमारा 1 होता है, राइट। तो हमारा ये टर्म हो जाएगा एज लॉग बेस ई I प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर। दोनों साइड का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, यानी कि ये बन जाएगा d/dt ऑफ लॉग बेस ई I प्लस 1 इज इक्वल टू d/dt ऑफ 1000 वोल्ट अपॉन में टेम्परेचर। इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो चेन रूल का यूज़ करते हुए तो ये बन जाएगा हमारे पास में एज 1 अपॉन में I प्लस 1 di/dt। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है 300 केल्विन का, तो यहाँ पर ये 1000 अपॉन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लीजिएगा, यानी कि ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई टी dV/dt, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों साइड से dt से dt को हटा दे, तो हमें यहाँ पर di बताना है। तो di क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ये I प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T इंटू I प्लस 1 इंटू dV, राइट।
तो डी वी यानी कि स्मॉल एरर इन पोटेंशियल और डी आई यानी कि स्मॉल एरर इन करंट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा आप। तो यानी कि ये हो गया 1000, टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन का हमें दिया गया है, राइट। और करंट कितना बोला गया है, करंट इज ऑफ 5 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा 5 + 1 इंटू वोल्टेज का एरर कितना है 0.01 वोल्ट का, तो ये पुट कर दीजिएगा, दैट इज 0.01। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली एज 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर करंट हमें मिली एम्पियर में दिया गया है ना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है कि ए स्पेरोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक स्पेरोमीटर के थ्रू, ठीक है ना, एक प्रिज्म का एंगल मेजर किया गया है और उसमें हमको ये रीडिंग्स मिल रही है। क्या रीडिंग मिल रही है कि मेन स्केल की रीडिंग 58.5 डिग्री है और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसमें उसका 9th डिवीजन देखने को मिल रहा है। आगे कहा गया है कि गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री, ठीक है। तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो हमारा 0.5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विथ 29 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल की 30 डिवीजन जो है वो मेन स्केल की 29 डिवीजन के साथ मैच कर रही है। द एंगल ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द अबाउ डेटा इज, तो हमारे प्रिज्म का एंगल कितना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो ये कंडीशन दे रखी है उसकी मदद से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है कि 30 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो हमारा 29 मेन स्केल डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन को इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड विथ 30 हो गया। और लिस्ट काउंट हमें पता है इट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन सब्ट्रैक्टेड विथ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। सो इट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारे पास में 29 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड विथ 30। तो ये बन जाएगा हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड विथ 30, इतना हमारा लिस्ट काउंट होगा। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए अब ये वैल्यूज पुट कर दो, राइट। तो एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, कितने का है 0.5 डिग्री का है। तो यहाँ से हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। सो वी कैन से लिस्ट काउंट इज 0.5 डिग्री डिवाइडेड विथ 30, यानी कि ये हो जाएगा 1/60 डिग्री का। तो अब हम लोग हमारी रीडिंग को बता सकते हैं कि रीडिंग हमारी कितनी होगी। सो वी कैन से रीडिंग विल बी, जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको आप ऐड कर दीजिएगा वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट के साथ। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 58.5 डिग्री है। सो इट इज 58.5 डिग्री प्लस वर्नियर स्केल का जो कौन सा डिवीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कोइंसाइड हो रहा है 9th डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, जैसे कि हमने ऑब्टेन किया इट इज 1/60 डिग्री, राइट। तो ये आ रहा है हमारे पास में 58.15 डिग्री प्लस, ठीक है ना, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.15 डिग्री, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये फाइनली आ जाएगा एज 58.65 डिग्री इस प्रकार से, जो कि हम लोग हमारे ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि ये हमारा एज ए करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। कि एक वायर का रेजिस्टेंस मेजर किया गया कैसे, ठीक है ना, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है और वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो एंड्स का, इसको ऑब्जर्व करके रेजिस्टेंस निकाला गया है किसी वायर का, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि इफ द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच। तो
करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो मेजरमेंट में एरर है वो हर एक में हमारा 3% का है। देन एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के को मेज़र करने में कितनी एरर आ सकती है ये हमें पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस वी नो इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट फ्लोइंग इन द वायर होता है। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस बताना है। सो इट विल बी डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100। सो इट विल बी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन पोटेंशियल प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन करंट, राइट। तो पोटेंशियल में परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर कितना है 3% का, और करंट में भी 3% का है। तो यानी कि ये 3 + 3 यानी कि ये आ गया हमारा 6% एज आवर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023, 0.0003 एंड 2.1 इंटू 10 की पावर -3R। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। इन तीन, ठीक है ना, नंबर्स में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक एक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 23.023 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। तो देखिएगा ये ज़ीरो हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, यानी कि ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो इसमें हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? 0.0003। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाले जो पहले वाले जो ज़ीरो है, ठीक है ना, जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के शुरुआत होने से पहले लग रहे हैं, वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। अगला देखते हैं, अगला क्या है? 2.1 इंटू 10 की पावर -3। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो 10 की पावर ये जो भी है वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वी कैन से हियर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यानी कि आंसर क्या बनेगा? 512, जो कि हमारा ऑप्शन ए में हमें देखने को मिल रहा है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। सवाल में दिया गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, एंगल्स को मेजर किया जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और बोला गया है कि 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 30 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके मेन स्केल के 29 डिविजन्स वर्नियर स्केल के 30 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, राइट। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री, ठीक है, दैट इज 0.5 डिग्री, देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। तो यहाँ पर हमारा जो मेन स्केल है, ठीक है ना, उसका एक डिवीजन हमारा 0.5 डिग्री है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सा सवाल पूछा गया है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है हमारा? एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन आवर वर्नियर स्केल, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 डिग्री का, और नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल में कितने हैं? 30 डिविजन्स है, राइट। तो हियर वी कैन से इट इज वन मेन स्केल डिवीजन divided with number of divisions of वर्नियर स्केल। ठीक है ना, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। ये जो हमारी कंडीशन है दैट इज 29 MSD इज इक्वल टू 30 VSD का यूज़ करते हुए वहाँ से आप 1 VSD निकाल लीजिएगा। फिर जो हमारा लिस्ट काउंट आएगा दैट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन करोगे तो उससे भी आंसर आएगा, लेकिन ये हमारा थोड़ा क्विक मेथड है। सो दिस इज 0.5 डिग्री डिवाइडेड विथ 30, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 1/60 डिग्री, जो कि 1 मिनट होता है।
तो यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 1 मिनट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 3.513 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई एक बॉडी है जिसका मास 3.513 किलोग्राम है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग में इस स्पीड से मूव कर रही है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज। तो इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें बताना है। डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए बताना है। तो देखिएगा कि मोमेंटम होता है हमारे पास में, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी या फिर स्पीड। मास हमें दे रखा है 3.513 इंटू 5.00। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 5.00 में, जो कि 3 है। तो हमें हमारे फाइनल आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 17.565। तो अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। लेकिन अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज करके इसका जवाब देना है तो यहाँ पर हमें हमारे फाइनल आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना होगा, यानी कि यहीं तक। तो हमें ये 6 को ओमिट करना है और 6 हमारा 5 से बड़ा है, तो यानी कि ये प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 17.6। मोमेंटम की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग हमारा ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा है, ठीक है। दैट इज टॉपिक नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन डायमेंशंस। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट 2 में, ठीक है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेज हैं, तो हमको इनको आपस में मैच करना है। तो देखिएगा सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर लीवर आर्म। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है mL/t-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा एज mL/t-2, ठीक है। तो इसको देखिएगा हम लोग किस में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ए को तीसरे के साथ इसके साथ मैच कर सकते हैं इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर देखिएगा इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, दैट इज फोर्स इनटू dt। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा mL/t-2 और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। सो इट विल कम आउट टू बी mL/t-1, राइट। चलिए आगे इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। इसको मैच कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर mL/t-1 किस में देखने को मिल रहा है, हमको पहले वाले में देखने को मिल रहा है, यानी कि b जो है वो फर्स्ट के साथ मैच खा रहा है। फिर सी वाले पे आ जाते हैं, टेंशन। तो टेंशन हमारा एक प्रकार का फोर्स है, राइट। टेंशन हमारा एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज mL/t-2 होता है, राइट। तो ये मैच हो जाएगा हमारा इस फोर्थ वाले के साथ में। फिर आखिर में बात करेंगे हम लोग सरफेस टेंशन के लिए, है ना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। सो दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL/t-2 डिवाइडेड विथ लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L। तो L से L ये कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में m/t-2 इस प्रकार से, है ना। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ऑब्वियसली ये हमारा सेकंड के साथ मैच हो रहा है। तो यही मैच हमारा ऑप्शन कौन से में जस्टिफाई हो रहा है, ऑप्शन ए इसको जस्टिफाई कर रहा है। ए थर्ड के साथ, बी फर्स्ट के साथ, सी फोर्थ के साथ और डी जो है वो सेकंड के साथ, इस तरीके से, यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए इस प्रकार से।
चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, सेम यहाँ पर भी वही है, हमें मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करना है। लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, राइट। तो चलिए फिर करते हैं। यहाँ पर पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या दे रखी है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद कर लो। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, राइट, दैट इज Q अपॉन में V। तो ये हमारा Q, और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। किसी चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आते हैं तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये Q ऊपर चला गया, यानी कि ये हो गया हमारा Q² डिवाइडेड विद वर्क डन। Q क्या होता है, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, यानी कि करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A और टाइम के लिए T और इसका ये होल स्क्वायर है, डिवाइडेड विद वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा mL2T-2, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर कर लीजिएगा दोनों टर्म का, तो यानी कि ये आ गया A² इंटू ये T² डिवाइडेड विद mL2T-2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब ये फाइनली इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट विल बी, ये m हमारा ऊपर जाएगा तो m-1, राइट, l ये ऊपर गया L2 तो l ये -2 हो गया, ये T-2 ऊपर जाके T इसके 2 के साथ ऐड होके कितना हो जाएगा T⁴, और ये एम्पियर का पावर कितना है 2 है, दैट इज A²। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। तो इसको हम लोग किसके साथ मैच कर सकते हैं, A को C के साथ मैच कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। इसी प्रकार से हम लोग बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी डायमेंशनल फॉर्मूलेज देख लेते हैं। अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस से निकाल सकते हैं। सो वी कैन से बाई कूलम्बिक फोर्स वी कैन से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाई, अगर मीडियम एयर हो तो 1/4πε0, और सिमिलर चार्ज कंसिडर कर लेते हैं एक बार को, तो ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, दैट इज R²। तो इसी से हम लोग यहाँ पर ε0 दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। 4 और पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ε0 दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विल बी dimensional formula of Q² divided with dimensional formula of force into dimensional formula of R²। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला A इंटू टी होता है, तो इसका स्क्वायर है, यानी कि ये हो गया A² इंटू T² डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा mL_T-2, और R² लेंथ है तो ये L2 हो गया, राइट। तो इसको अब फाइनली सॉल्व कर लेंगे। m का यहाँ पर एक ही टर्म है तो इसको ऊपर ले लेंगे, यानी कि m-1। लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, नीचे से हमें L3 मिल रहा है, ऊपर ले लेंगे तो L-3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -2 ऊपर जाएगा तो ये 2 के साथ ऐड होके T⁴ बना देगा, एंड फाइनली ये A2 इस प्रकार से। तो यानी कि ε0 विच इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग किसके साथ मैच कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग हमारा सेकंड के साथ इसको मैच कर सकते हैं, ये इस तरीके से, राइट। फिर बात करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ0। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, इसको हम लोग हमारा फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्री एयर में स्पीड होती है, राइट, ये हमारा लाइट की स्पीड के बराबर होती है, एंड इट इज़ गिवन बाय c = 1/में √μ0 into ε0। Here μ0 is our permeability of free space and ε0 is permittivity of free space। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा c² = 1/में μ0 into ε0। तो यहाँ से अब μ0 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, μ0 = 1/में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ε0 इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c², राइट। तो ये देखिएगा ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको यहाँ लिख लीजिएगा, विच इज़ m-1 L-3
T4A2 इस प्रकार से। और C क्या है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-1 और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो देखिएगा ये डिनोमिनेटर वाला जो हमारा टर्म है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, m यहाँ पर m⁻⁻1, l क्या हो जाएगा, राइट। तो देखिएगा ये L2 है, ये L-3, यानी कि ये आ गया L-1। t का टर्म क्या हो जाएगा, ये t⁴ है, ये t⁻2 है, यानी कि ये बन जाएगा t⁴2, और यहाँ से ये a⁴2 आ गया। इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा mLt-2 a-2 इस प्रकार से, है ना। तो देखिएगा म्यू नॉट दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल रहा है mLt-2 a-2, और इसको हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो देखिएगा ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 के साथ मैच हो रहा है ना, ठीक है। और आखिरी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। सो हियर वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है mLt-2 डिवाइडेड विद क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज a×t। तो यहाँ पर ये देखिएगा फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस इज m, है ना, l का टर्म यहाँ पर है, फिर t के लिए ये ऊपर में जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा तो t-3 और ये a-1। तो ऑब्वियसली ये हमारा आखिरी के साथ ही मैच होगा, राइट, यानी कि ये फोर्थ ऑब्वियसली हमारा यही आंसर बन रहा है, 1 के साथ ये मैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी मैचिंग जो है ये एज पर और ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में दे रखी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। देखिएगा अगला सवाल हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी वो इक्वेशन है जो कि हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, और ये जो इक्वेशंस है इनमें जो अलग अलग टर्म्स है उनके बारे में बोला गया है कि इन इक्वेशंस में अगर आपको t दिखता है तो t हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, h हाइट को, s हमारा सरफेस टेंशन को, थीटा एंगल को, रो डेंसिटी को, a r दोनों यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बता रहा है, v वॉल्यूम को बता रहा है, p प्रेशर है, w वर्क है, टाउ टॉर्क है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, e हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, j करंट डेंसिटी है, l हमारी लेंथ है। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शंस हैं, है ना। तो पहला क्या है, v इज इक्वल टू पाई p a⁴ अपॉन में 8 ईटा l, ठीक है ना। ईटा ये हमारा कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सारे टर्म्स की जरूरत लगी रही है, तो जो टर्म्स लग रहा है कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता नहीं है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा एक एक से चलते हैं, टाइम का हमें पता है, h हाइट लेंथ के रिगार्डिंग, s सरफेस टेंशन। तो चलिए सरफेस टेंशन का सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। सरफेस टेंशन वी नो इट इज फोर्स डिवाइडेड विथ लेंथ होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mLt-2 डिवाइडेड विथ लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इज l। तो इससे ये हमें मिल जाएगा एज m⁻⁻2, राइट, l से l कट गया तो m⁻⁻2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। फिर बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क टाउ ये होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r परपेंडिकुलर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज mLt-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिएगा ये अल्टीमेटली बन जाएगा हमारे पास में mL2t-2 इस प्रकार से, राइट। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला हमें कौन सा नहीं पता होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है ना। परमिटिविटी का फॉर्मूला कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, परमिटिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स के रिगार्डिंग। फोर्स दो चार्जेस के बीच में इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर सिंप्लिसिटी चार्ज सिमिलर कंसिडर कर लो तो ये आपका q² अपॉन में
आर स्क्वायर, इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। 4 और पाई तो कांस्टेंट है, ये हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फोर्स को यहाँ पर नीचे डिवाइड में ले लीजिएगा, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर। देखिएगा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी, तो इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इस प्रकार से डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, यानी कि लेंथ है तो ये एल टू हो गया, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर m का टर्म ऊपर ले लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस वन लेंथ, ठीक है ना। तो देखिए l की पावर ये 3 है, ऊपर ले लेंगे तो l की पावर माइनस 3, यहाँ पर ये देखिएगा t की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 2 के साथ इसको ऐड होके t की पावर 4 हो जाएगा, और ये a2 हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड विद चार्ज, है ना। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विद चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए टी, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारे पास में एज एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जे करंट डेंसिटी को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। करंट डेंसिटी क्या होता है, दिस इज योर करंट डिवाइडेड विद एरिया। तो करंट डेंसिटी जे के लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जे है हमारे पास में करंट अपॉन में एरिया ए, तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का ए, और एरिया यानी कि ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, दैट इज L2। तो इससे ये आ जाएगा हमारा एज L माइनस टू इंटू ए, राइट। देखिएगा जितने हमें टर्म्स दिए थे उन सभी का अननोन वाले का सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्या दिया है कि v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। तो देखिएगा यहाँ पर ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले ही इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि अगर हमारे पास में कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लो एक स्पेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम लोग फ्लूइड में डालते हैं तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसके ऊपर में एक विस्कस फोर्स लगता है, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय एज 6 पाई ईटा आर वी, राइट। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ वी यानी कि विस्कस फोर्स, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर कंसीडर कर लो, और वी इज आवर जिस स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो 6 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर रेडियस इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विद आर, एक प्रकार की लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन। तो यहाँ से ये फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा एज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग पहले ऑप्शन को एलोबरेट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। इसमें v जो है वो हमारा वॉल्यूम है, राइट। चलिए पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन हो जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, पाई तो डायमेंशन लेस है तो p का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू ए की पावर 4 का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन में ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। p हमारा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना, दैट इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई L2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में एम एल माइनस वन टी माइनस टू, फिर a की पावर 4, a हमारी लेंथ है तो l की पावर 4 हो गया, डिवाइडेड विद ईटा।
ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने ऑब्टेन किया, क्या है हमारे पास में एम एल माइनस वन टी माइनस वन इंटू ये एल हो गया। तो वॉल्यूम है ये वी, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3, राइट। ये राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा m से m कट गया हमारा, ठीक है। फिर L हमारा टर्म बच रहा है, ठीक है ना, ये कट गया हमारे पास में और ये आ जाएगा L3 आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी L3 और t के रिगार्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये हमारा t माइनस वन यहाँ से मिलेगा, सो t माइनस वन। लेकिन ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मैच नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा सही डायमेंशनल फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है। लेकिन हमें सवाल में भी तो यही पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो पहली इक्वेशन हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है ना। बाकी डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ऑप्शन है आप अपने एंड से देखिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के मैच होंगे, तो वो एज पर दी क्वेश्चन वो हमारे आंसर नहीं होंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि इफ वेलोसिटी v, time t and force f are chosen as the base quantities, the dimensions of the mass will be। अगर हम लोग वेलोसिटी v, टाइम t और फोर्स f को हमारी बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसीडर करें एज, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है, राइट। तो देखिएगा, यानी कि ये कहा जा सकता है कि मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारी वेलोसिटी, टाइम के ऊपर और फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उनकी पावर कितनी है वो हमें नहीं पता। तो मान लीजिएगा इनकी जो पावर है वो ए, बी और सी है, यानी कि कुल मिला के अब हमारा मोटिव जो है वो ए, बी और सी की वैल्यू को निकालना रह गया है। तो क्योंकि ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, ये मास एम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज एल टी माइनस वन इसकी पावर ए। फिर यहाँ पर टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज टी इसकी पावर बी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू इसकी पावर ये सी। तो देखिएगा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम है ना, और अब यहाँ पर सारे टर्म्स को लिख लीजिएगा। मास का यहाँ पर मास की यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, ये सी वाला टर्म ही हमें मिल रहा है, तो मास की पावर सी। फिर लेंथ का देख लेते हैं, लेंथ यहाँ पर ए और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो ये ए प्लस सी हो गया। अब टाइम टी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तीनों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो टी माइनस ए यहाँ से ये प्लस बी और ये माइनस टू सी हो गया। अब दोनों साइड के, ठीक है ना, सिमिलर टर्म्स के पावर को इक्वेट कर लेंगे, तो देखिएगा बाय डिफॉल्ट m की पावर कितनी है, ये 1 है, तो m की पावर, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेट कर दो, यानी कि ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 1, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास में, c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो ये एक टर्म तो हमें सीधा सीधा मिल गया है ना। तो c की वैल्यू हमारी 1 है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में l का तो कोई टर्म है ही नहीं, तो उसकी पावर ऑब्वियसली 0 है, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। और तीसरी इक्वेशन, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये जो पावर है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है इसको भी हम लोग 0 से इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि वी कैन से माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू ये 0 है। अब क्या करिएगा, ये c की वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा दोनों में ही, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस वन इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं एज a इज इक्वल टू माइनस वन। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से हमें ये a की वैल्यू भी मिल गई है। a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, a हमारा -1 आया है, ठीक है। तो हमारे पास में c और a दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इस तीसरी वाली इक्वेशन में a और c की दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा माइनस a हमारा आया है -1, तो -1 प्लस b माइनस ऑफ 2 इंटू सी हमारा 1 है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट इज 1 प्लस b,
ये हमारा -2 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि b - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू ये हमारा 1 है। ये हमारा तीसरा टर्म भी हमको यहाँ से मिल गया है। यानी कि यही इक्वेशन हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v की पावर -1 t की पावर 1 f की पावर 1। यानी कि सिंपली यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो यही आंसर जो है हमको हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। यानी कि सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी हमें मिल गया है, राइट।